आज की कहानी है तीसरा बलिदान। अनन्या और सार्थक एक ही ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रहे थे। सार्थक इसी ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा था, जबकि अनन्या 2 साल पहले ही बदली होकर यहाँ आई थी। 3 दिन पहले ही अनन्या ने अहमदाबाद वाले ऑफिस में बदली होकर ज्वाइन किया था। ऑफिस में 3 दिन बाद उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट सार्थक को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे सार्थक, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आपको पहचाना नहीं। सार्थक को आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे अपनेपन वाला शब्द बोलने वाली ये खूबसूरत महिला कौन है। वहीं साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं अनन्या को गलत फहमी तो नहीं हुई। सार्थक, मैं अनन्या हूँ। जोधपुर में हम एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अनन्या को आश्चर्य हुआ कि सार्थक ने उसे पहचाना नहीं और थोड़ी झेप हुई, क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उनको देख रहे थे कि अनन्या कोई भूल तो नहीं कर रही है। ओह सॉरी अनन्या, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हमें कॉलेज छोड़े हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब याददाश्त भी कम हो रही है उम्र के साथ साथ। हालांकि 35 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें क्या याददाश्त कम होगी। सार्थक ने बात बनाने की कोशिश की। सार्थक ने अनन्या को ध्यान से देखा। उस समय कॉलेज में अनन्या की चोटी हुआ करती थी, पर अभी उसके बाल बॉय कट जैसे थे और साथ में आंखों का नंबर का चश्मा भी था। पर यह बात अनन्या को सबके सामने बता नहीं सकता था। अरे, कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? सार्थक ने औपचारिकता वर्ष पूछा, क्योंकि 3 दिनों से वो छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था। 3 दिन पहले ही, अनन्या ने बेमन से बताया। अनन्या को उसका आपका औपचारिक संबोधन अच्छा नहीं लगा। ये सही बात थी कि अनन्या व सार्थक साथ साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। तो भी कॉलेज में साथ साथ बैठते थे और दोनों का ग्रुप भी एक ही था। आपस में अनजान भी नहीं थे। अनन्या का मूड, जो सार्थक को इतने साल बाद अपनी नई अनजान ऑफिस में अपनों को देखकर उत्साहित था, एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि सार्थक का शरीर भर गया था, उसने मूछें भी रखी थी, तो भी उसने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले अनन्या का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुमान लगा रहे थे। लंच समय में अनन्या का मूड खराब देखकर सार्थक को लगा कि उसके हाथ से कुछ कच्चा कट गया है। सॉरी अनन्या, मैं पहचान नहीं सका। कान पर हाथ रखकर कॉलेज के दोस्त वाली दोस्ती की भाषा में बोला। तो अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे बाल की स्टाइल व चोटी ना देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। सार्थक उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र मजनू बन गए थे। क्या करूं, सुबह की भागम भाग में चोटी बनती नहीं है, इसीलिए जो लंबे काले बाल थे कॉलेज के समय में, वह मैंने कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है, इसीलिए अनन्या के शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हों, पर जब हम अलग शहर में और बहुत समय बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही करीब थे और बिछड़कर मिले हों, ऐसा लगता है। ये सब सार्थक और अनन्या के साथ भी हुआ। मतलब, सार्थक समझ न सका कि कोई अपना घर घर के कारण छोड़ता है। अनन्या ने देखा कि सार्थक की ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं, वह भी काम की, वो भी हाँ हूँ में। हालांकि सार्थक की दूसरे पुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति का था, पर वो ऑफिस शाम 6 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता, 1 मिनट की देरी किए बिना। बहुत दिनों बाद जब इस कारण का उसे पता चला, तब उसे बहुत दुख हुआ और सार्थक के साथ
सहानुभूति हुई। सार्थक की पत्नी का निधन 2 साल पहले ही कैंसर के कारण हो गया था और उसका एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। उस कारण सार्थक ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि सार्थक को लगता था सौतेली माँ क्या होती है, ये सोचकर उसे डर लगता था अपने बेटे के भविष्य के बारे में। उसे सार्थक पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक व शारीरिक तकलीफों के बाद भी वो सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। इस कारण वो महिला कर्मचारी से बात तक नहीं करता। अरे अनन्या, तुमने जोधपुर जैसी जगह से अपनी बदली यहाँ करवा दी। वहाँ तो तुम्हारा अपना घर भी है। कैंटीन में एक दिन दोपहर का खाना खाते हुए उसने औपचारिकतावश पूछा। इसलिए क्योंकि वहाँ घर है, टिफिन पैक करते हुए अनन्या ने जवाब दिया। मतलब सार्थक समझ नहीं सका कि कोई अपना घर घर के कारण छोड़ता है। मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं रहा। भाई बहन पढ़ रहे थे, मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह चलने लगा। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बच गई और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। अब मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का करियर और दूसरी तकलीफें उत्पन्न होती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन्हें शादी के लिए शर्त रखी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को दूंगी शादी के बाद। तो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। फिर किसी के सामने ये शर्त रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वे लोग मुझे आशा भरी नज़रों से देखते थे और मुझे भगवान जैसा समझते थे। मैं भी अपनी इस जिंदगी से खुश और आत्मसंतुष्ट थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से की। माँ भी ये सब देखकर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वो सिर्फ भाई बहन को देखकर चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्याएं शुरू हुई। भाभी को मेरी सैलरी पसंद थी, पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और ना ही मेरा भाई मेरी हर बात पर सलाह लेना। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह महानता की आत्म प्रशंसा की जगह जगह ही बदलना समयोचित है। मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे अहमदाबाद में बदली मिल गई। यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली और यहाँ आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। अनन्या, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया। वह भी एक बार नहीं, दो दो बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया, जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह थी। सार्थक ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। सार्थक को अच्छा लगा कि उसकी क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए बलिदान दिया। उसके मन में अनन्या के लिए प्यार व आदर भाव पैदा हुआ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की तरह सार्थक ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जवाबदारी इतनी बड़ी थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की। अनन्या ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी बाकी है। अब तो कोई जवाबदारी नहीं, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो? सार्थक ने अपनेपन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई है और दूसरा कोई ढूंढने वाला भी तो चाहिए। अनन्या ने हताशा से फीकी हंसी के साथ कहा। 32-35 साल की कोई उम्र नहीं होती है। देखते हैं जिंदगी किस मोड़ ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के इरादे से वो बोली। और तुम्हारी भी उम्र मेरे जितनी है, फिर तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? बेटे के कारण। उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूं?
न जाने कैसी होगी उसकी सौतेली माँ। ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो क्या मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? बस डरता हूं मैं इस बात से, सार्थक ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूंगा दूसरी शादी, हंसते हुए सार्थक बोला। तो सार्थक की बात सुनकर अनन्या भी हंसने लगी। 2 साल से ज्यादा हो गए, अब दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे, बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 5 साल का बेटा चिंटू भी उनके साथ होता था। वो काफी घुल मिल गया था अनन्या के साथ, उसे प्यार से आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साथ में रहने की चर्चा ऑफिस में होती थी और सब ये दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। दोनों के चेहरे की चमक भी 2 साल में बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाएं जलने लगी थी, जगमगाने लगी थी। सार्थक कब शादी कर रहे हो अनन्या के साथ? ऑफिस में ऑफिस का सहकर्मी आशीष, जो सार्थक का अच्छा दोस्त भी था, ने संजीदगी से पूछा। उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी ऑफिस कर्मी के बच्चे की शादी में गए थे। अनन्या पर्स टेबल पर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे दोनों की बातें सुनने लगी। मैं अनन्या को पसंद करता हूँ। अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, पर आज भले उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, पर जब उसके बच्चे होंगे तब शायद ही चिंटू अच्छा लगने लगे। मैं कोई जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बेटे के लिए। सार्थक हताशा से स्पष्ट शब्दों में बोला। तो ये सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत अनन्या में नहीं थी। वो बिना पर्स लिए ही पार्टी में चली गई। 3-4 दिन से अनन्या ऑफिस नहीं आई थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। सार्थक बेचैन हो गया था। 2 साल में पहली बार वो इतनी दूर था कि उससे लगा उसके बिना शायद ही जिंदगी गुजार पाएगा। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 5 दिन बाद शाम को एक टैक्सी सार्थक के घर आके रुकी। उसमें अनन्या उतरी और कमजोर जैसे कई दिनों की बीमार होती है, सीधे जैसे अस्पताल से आ रही हो ऐसी दिख रही थी। अरे अनन्या, 5 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो सार्थक आश्चर्य से बोला, ये लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट व गेम। चिंटू के हाथ में गिफ्ट हैम्पर देते हुए, गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा, थैंक यू आंटी। चिंटू हमेशा की तरह अनन्या से चिपक कर बोला, बताया नहीं क्या हुआ था तुम्हें? उसे सोफर पर बिठाने के बाद बेसब्री व चिंता से सार्थक ने पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली और एक फाइल से सर्टिफिकेट निकालकर कहा, ये लो। सर्टिफिकेट देते हुए अनन्या बोली। सर्टिफिकेट लेते हुए सार्थक हैरानगी व असमंजस से बोला, कैसा सर्टिफिकेट? वो गंभीरता से बोला, क्या ये क्या किया तुमने अनन्या? तुमने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, वो भी शादी से पहले। सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए सार्थक तेज आवाज में बोला, तुम मुझसे शादी इसीलिए नहीं कर रहे थे कि तुम डर रहे हो कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे चिंटू को प्यार दूंगी और ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने ये विश्वास दिलाने के लिए ही कि चिंटू ही मेरा प्रथम व आखिरी बच्चा है, इसीलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हों। इसीलिए मैंने ये प्रश्न ही खत्म करने के लिए बच्चा ना होने का ऑपरेशन ही करा दिया। सार्थक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, अनन्या भावपूर्ण स्वर में बोली। तो सार्थक बोला, अनन्या, तुमने एक बार फिर, तीसरी बार अपना बलिदान दे दिया अपनों के लिए। मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है। प्यार से गले लगाते हुए सार्थक रो पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।